गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस। बेटा जैसा कि आज का आप थंबनेल ही देख रहे हो कि आपके लिए साइंस में केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैंने सेलेक्ट करके लाया हूं, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। क्योंकि आज का ये जो सेशन है इसमें जो आपको क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो पिछले 5 सालों में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है और ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं 110%। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो यहां बात करेंगे तो एमसीक्यू के बाद 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके पेपर में केवल आते हैं। तो आपका जो कमांड है वो मेन क्वेश्चन पे अगर रहेगा तो वहां से आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि सर दीर्घ में कौन कौन सा बार बार आ रहा है, लघु में कौन कौन सा बार बार आ रहा है, और साथ ही साथ एमसीक्यू में कौन से ऐसे प्रश्न हैं सर जो कई बार आए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की जानकारी मुझे पूरी तरीके से होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप शुभम क्लासेस से जुड़े हुए हो तो भाई आपको ऐसे प्रश्नों का एक एक प्रश्न ऐसे आपके सामने रहने चाहिए जिनको आप आराम से बेहतरीन तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आज है 18 तारीख और आपके लिए 21 दिसंबर शाम 7 बजे 21 दिसंबर शाम 7 बजे सबसे बड़ा धमाका आपके लिए भाई है। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे 21 दिसंबर शाम 7 बजे जो हैं वो बेटा लाइव आएंगे। कहां पर? तो शुभम क्लासेस पर। क्योंकि शुभम क्लासेस पे शाम 7 बजे 21 दिसंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और क्या स्पेशल है, कैसे है, क्या है, क्यों है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी जैसे ही आप लाइव जुड़ जाओगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए भाई। तो यहां बात करते हैं। शुरू करने से पहले आप जानते हो कि 2024 में शुभम क्लासेस से पढ़कर शुभम वर्मा ने स्टेट रैंक 1 हासिल किया था और अनुज ने, जो हमारे अनुज हैं भाई, ये स्टेट रैंक 6 हासिल किए थे। तो भाई ऐसे तमाम बच्चे हैं जो बेटा 95 प्लस स्कोर किए हुए हैं। और इस बार बारी आपकी है, मेहनत आपकी होगी, रास्ता हम दिखाएंगे, मेहनत आपको करना है, हौसला आपको रखना है, मंजिल आपको पानी है। मेरा काम खाली क्या है? रास्ता दिखाने का। तो इसलिए याद रखिएगा जो जो चीजें बताई जा रही हैं बेटा, बस जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये नहीं सोचना है सर अभी 2 महीने का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, 50 दिन का टाइम है, ऐसा सोच के चलोगे सर कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको आज से पढ़ना है और अभी से पढ़ना है। ये लगन मन में रहेगी तभी जाकर आप कहीं कुछ अच्छा कर पाओगे। और आप भी चाहते हो जैसे आपके ये बड़े भाई बहन लोग हैं जो 95 प्लस पाए, इस बार आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी ये स्कोर करके लाना है। ठीक है, तो आ जाओ यहां पे बात करते हैं भाई। कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, वो सारा मैं बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पर बिना देर किए हुए आपके सामने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में आया हुआ था, फिर 2024 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, प्रश्न 2018 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है और हो सकता है कि आपके 2025, क्योंकि अगर एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं यानी कहीं ना कहीं उस प्रश्न में कुछ तो बात है। तो सर इस प्रश्न में क्या बात है? सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि FeCl3 H2O प्लस Y FeCl2 H2SO4 प्लस HCl बनाता है। ठीक है, तो इसमें Y क्या होगा? मतलब Y की जगह क्या रख दो कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो आप देखो कि समीकरण में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो सर समीकरण में हमको सल्फर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला तो ऑप्शन हर हाल में नहीं होना है, इसको तो आपने पहले ही कट कर दिया। बचा 1 2 3 ऑप्शन। तो क्या यहां पर एक S लगाने से सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी? अगर आप एक S लगाते हो तो ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 2 है, और इधर कितना है,
4 है, बराबर नहीं होगा। सल्फर तो बराबर हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं होगा, यानी यहां पर बेटा सही वाला ऑप्शन कौन सा है सर, SO2। क्या लगाना है आपको, SO2, क्योंकि जैसे ही वहां पर SO2 रखोगे एक सल्फर बराबर यहां 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इसके 4 ऑक्सीजन हो गए और 4 ऑक्सीजन यहां पर आपका है, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्लियर है? आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे पूछ रखा और ये क्वेश्चन देखो 2023 और 2024 दोनों साल लगातार पूछा हुआ है। पिछले 2 साल से लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 का ट्वाइस या PbO। तो यहां पर ये क्वेश्चन सर हमने इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ है कि ये क्वेश्चन हमारा एकदम रटा हुआ है। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है सर, सेकंड वाला, क्योंकि सर हम जानते हैं कि लेड के ऊपर 2+ चार्ज और नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, और 2 + 1 माइनस को तभी बराबर कर पाएगा जब दोनों बराबर मात्रा में हो। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, PbNO3। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन तो आप देख रहे हो बेटा कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कब कब आया है, देखो 19, 20, 22, 23, 24, लगातार 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वो प्रश्न है जो आपको अच्छे से रटा हुआ है, आपको अच्छे से याद है कि सर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो सर 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्लियर? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7 है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यह क्वेश्चन आपने कई बार देखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपने यह भी देखा हुआ है कि सर क्वेश्चन में खाली 2 ही चीजें आती हैं कि कौन सा विस्थापित करेगा और कौन सा विस्थापित नहीं करेगा। तो आप जानते हो भाई वही विस्थापित करेगा जो ज्यादा प्रबल होगा, या जो श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाएगा वही विस्थापित कर पाएगा। तो कौन कौन सा दिया है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज। तो आप यहां पर बिल्कुल सही जवाब आप जानते हो कि सर कौन सा सही जवाब होगा, कॉपर। कौन सा, कॉपर, Cu है। और ये प्रश्न देखो 14 में आया था, 15 में आया है, 20 में आया हुआ है। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। अम्ल से, देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। यहां पर पूछा था कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन नहीं करता है, कॉपर। बाकी कौन करता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम करता है। अब इस वाले ऑप्शन में आ जाओ, अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करने वाली धातु है, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम और जिंक, यही पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5वें का पहला वाला। देखो 17 में आया था, फिर 22 में आया हुआ है, 17 के बाद सीधे 22 में आया हुआ है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 25 में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर किसे कहते हैं, कब कब पूछा है सर, 14 में आया था, 16 में आया था। ठीक है, 14 और 16 के बाद अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन इसको भी आप तैयार करोगे, क्योंकि भाई देखो कॉपर पे प्रश्न हमारे बन रहे हैं, कॉपर पे हमारे प्रश्न बन रहे हैं। तो भाई कॉपर पे अगर प्रश्न बन रहे हैं तो ये प्रश्न भी हमको तैयार करना है। ठीक है, कौन का भाई ऑप्शन है, देखो शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर का मिश्र धातु, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि होती है। तो भाई यहां पर कौन सा फफोलेदार कॉपर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा कॉपर जहां पर 2% अशुद्धियां पाई जाती हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फफोलेदार कॉपर कहते हैं। फफोलेदार कॉपर किसको कहा जाता है बेटा, जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं।
ठीक है, कौन सी अशुद्धियां? वो अशुद्धियां कोई भी हो सकती है, उसको हमको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि अशुद्धियां कितनी होगी, 2% होगी। आ जाओ भाई अगला, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 14 में आया था, 16 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था। 14, 16, 19 और 20, 4 साल ही आया हुआ प्रश्न है। और क्या है? 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच, तो भाई अम्लीय विलयन का पीएच में देखो, ये भी 0 भी अम्लीय में ही आएगा, लेकिन केवल 0 नहीं होता है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन का पीएच कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है सर? 7 से कम। 7 से क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो 7वें का 7 से कम, सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। देखो कब कब आया हुआ है, ये देखो 14 में, 16 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 साल से तो लगातार आपको दिख रहा है, उसके पहले 20 में आया था, 17 में आया था, 16 में आया था, 14 में आया था। ठीक है, तो भाई इस बार भी आने के चांसेस हैं आपके। ठीक, क्या है भाई? एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी। तो भाई एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3COOH, 2 कार्बन, इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल, यानी बी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा जवाब सही है सर? बी वाला, 8वें का बी। क्लियर है? देखो एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से, एकदम धीरज के साथ आपको करना है, धैर्य पूर्वक करना है, क्योंकि देखो सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने बोला हमको तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि हम कहीं पर किसी भी पॉइंट पर पीछे ना रह पाए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो 23-24 का प्रश्न है खाली हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं, आपके लिए जितने सेलेक्टेड प्रश्न यहां पर बताए जा रहे हैं उन सारे सेलेक्टेड प्रश्न को आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। ठीक है, आपको किसी भी कीमत पे उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एसीटोन का आईयूपीएसी। एसीटोन का आईयूपीएसी कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए होता है सर प्रोप, सिंगल बॉन्ड से एन, और एसीटोन है तो ओन, प्रोपेनोन कहीं लिखा है? जी सर, प्रोपेनोन, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कब कब आया था? देखो 15 में, 16 में, 18 में, 15, 16 और 18 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एल्काइन है, निम्नलिखित में एल्काइन है, इसमें से एल्काइन कौन है? 2016 के बाद देखो 24 में आया हुआ है, 16 के बाद 24 में आया हुआ है। ठीक है, तो भाई एल्काइन पूछा है, तो एल्काइन है, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CN, देखो फॉर्मूला याद रखो, CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो भाई कौन सा है यहां पर? तो याद रखिएगा जो भी इस फॉर्मूले पे सुटेबल बैठे, जहां पर n बराबर क्या होता है? कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या। n क्या है? कार्बनों की संख्या है। तो भाई n का मान कार्बन की संख्या है, तो देखो यहां सब ये 4 कार्बन वाला, 4 दूनी 8, 2 10, तो ये तो नहीं होना है। एल्काइन पूछा, इस फॉर्मूले पे आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, यानी कौन सा ऑप्शन? डी वाला। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। और याद रखिएगा कभी भी पूछा जाएगा एल्काइन है, एल्कीन है या एल्केन है, तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे, एन की वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। और ये प्रश्न भी देखो 16 और 24 में पूछा हुआ है। मैं ये नहीं कहता सीधे सीधे कि सर यही 24 में आएगा, सॉरी यही 25 में आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहां पे एल्काइन नहीं पूछे लेकिन ये चेंज कर दे, या एल्केन पूछकर बोल दे इसमें से कौन एल्केन नहीं है, ऐसे आ जाए। क्लियर है। चलो भाई, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और देखो लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ ऐसे हैं हमारे पास। ये जो प्रश्न है आपके साथ कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए किस पर? अपचयन अभिक्रिया और द्विअवघटन अभिक्रिया। मैंने आपको पहले ही बता रखा है बेटा कि जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब पर आपको टिप्पणी याद रखनी है, क्योंकि पहले चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन है जो आते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो भाई अपचयन और द्विअवघटन पर लिखना है। कब कब आया है? 14, 16, 17, 20, 23 और 24 लगातार। यह आपको पिछले 6 सालों में दिखाई दे रहा है, 14 में, 16 में, 17 में, 20 में, 23 में, 24 में, तो इस बार 25 में भी आपको यह देखने को मिल सकता है। हम कह रहे हैं कि नहीं अपचयन और द्विअवघटन देगा तो हो सकता है विस्थापन अभिक्रिया दे दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा सा चेंज करेगा, लेकिन अभिक्रिया और बैलेंस इसी में से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। इस बात को दिमाग में बैठा के रखोगे आप। क्या है भाई? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से साथ अभिक्रिया किया, कॉपर और H2O बना लिया। अभिक्रिया में कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अतः यह अपचयित हुआ। देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अभिक्रिया होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं बचा, तो ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, द्विअवघटन अभिक्रिया। तो द्विअवघटन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 यौगिकों के परस्पर 2 नए यौगिक बनने के लिए अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या है कि द्विअवघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 यौगिकों के आयन, यहां पे आयन है, ठीक है, आयन परस्पर 2 नए यौगिक बनाने के लिए आपस में अपना स्थान अदली बदला कर लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो सल्फर कॉपर के साथ चला गया, सल्फाइड इसकी जगह आ गया। देखो कॉपर सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड। द्विअवघटन, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हो बेटा, सर इसी को और हम क्या कह सकते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पीएच मान से आप क्या समझते हो? पीएच मान से आप क्या समझते हो? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है? क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? आप देखो 15, 17, 20, उसके बाद पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है 23 और 24। तो ऐसा नहीं है कि जो पिछले 2 साल वाले प्रश्न है खाली आप उन्हीं को फोकस करोगे। जो प्रश्न 2014-15 में आए हुए हैं, 17 में आए हुए हैं, 16 में आए हुए हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली बार देखो 17 में आया होगा, 18 नहीं आया, 19 नहीं आया, 20 में जो लोग पढ़ रहे होंगे सोचेंगे यार आया ही नहीं, अभी नहीं आएगा, आ गया। 20 में आया, 21 नहीं आया, 22 नहीं आया, तो लोग 23 में सोच रहे होंगे नहीं आया। तो इसीलिए इन प्रश्नों पे आपको फोकस करना है, एक एक प्रश्न आपको तैयार करने। ठीक है, क्या है भाई? पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक होता है। यानी ये फॉर्मूला है पीएच निकालने का, पीएच माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, जहां H प्लस क्या है? H प्लस आयनों के मोल पर लीटर में सांद्रण शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन का कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7 होता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे इसका।
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व भी याद रख लेंगे, यहीं पे क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारे पाचन तंत्र में पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय होना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आपके साथ मैंने पूछा हुआ था लास्ट, क्या होता है 5.5 से कम होने पर, क्या होने पर 5.5 से कम होने पर। कई बच्चों ने इसका जवाब भी दिया हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। और पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों में आत्मरक्षा, और पौधों में पीएच कहां कहां उपयोग है भाई, तो सारा याद रखेंगे आप लोग। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, कब आया है देखो 14 में, 16 में, फिर 23, 24, 2 साल से लगातार आ रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी धर्म, हमारा जो धर्म है, क्या हमको आपको पढ़ाना है, आपका क्या धर्म है, आपको पढ़ना है। तो मेरा धर्म है पढ़ाने का, आपका धर्म है पढ़ने का। लेकिन उभयधर्मी क्या है, जो दोनों काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो कुछ उसी तरीके से उभयधर्मी किसे कहते हैं, तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब खाली अम्लीय नहीं होंगे और ना ही खाली क्षारीय होंगे, ये अम्लीय भी होंगे और क्षारीय भी होंगे, दोनों गुण दिखा रहे हैं, ठीक है। अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी का एग्जाम्पल है। कई बार एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी है। तो भाई एल्यूमिनियम या जिंक का ऑक्साइड दिखेगा तो आप बता दोगे कि ये उभयधर्मी है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है भाई यहां पर आपके लिए कि साबुन की सफाई प्रक्रिया में मिसेल अवधारणा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। 16 में, 17 में, 20 में, फिर देखो 23 और 24 में आया हुआ है। 16, 17, 20, फिर आपका 23, 24 में रिपीट किया हुआ है। तो क्या है यहां पर, थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग में ये आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है, साबुन कहां होगा, जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। कैसे होती है विशेष व्यवस्था, तो इस डायग्राम से आप समझोगे कि व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी। देखो साबुन के अणु ये, ठीक, ये जल के अंदर है, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। यहां देखो साबुन के अणु से बना मिसेल और मैल का कण, धूल या चिकनाई मिसेल में फंसा हुआ, ये जो है ये मिसेल में फंस गया, क्या, जो गंदगी होगी वो चीज, ठीक है। तो ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, ठीक है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से, देखो ये देखो जो पूंछ वाला पार्ट है वो गुच्छे के आंतरिक हिस्से में चला गया, ठीक है। कहां चला गया है, आंतरिक हिस्से में चला गया है, आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, ठीक। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ये जो संरचना आपकी है यही संरचना मिसेल कहलाती है। और इसके बाद इसमें होता क्या है बेटा, इसके बाद इसमें होता क्या है कि जो गंदगी है वो बाहर निकल आती है, क्योंकि ये सिर के तरफ भागेंगे, तो सिर की तरफ जब भागेंगे तो गंदगी जो है वो उस कपड़े से आपकी क्या होगी, बाहर निकल के आएगी। तो आगे देखो, मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैली मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण अक्षेपित क्या हो जाते हैं, अक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं।
जैसा मैंने बोला कि कैसे हटाया जाएगा, तो वो भाई ऊपर के लेयर में आ गया, उस गंदगी को वहां से साफ कर दिया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं, देखो 14, 16, 23, 24, ये भी देखो 16, 17, 20, 23, 24 लगातार पूछा जा रहा है बेटा। तो ऐसे प्रश्न को आपको हर हाल में तैयार करते हुए रहना है, ठीक है? क्योंकि आप अगर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप भी चाहोगे कि जिस तरीके से शुभम ने और अनुज ने और साथ ही साथ ऐसे कई तमाम बच्चे हैं जो 90, 95 प्लस 96 प्लस स्कोर किए हुए हैं, आप भी क्यों इनसे पीछे रहो? तो आप भी इनके टक्कर के आना चाहते हो तो भाई आपके लिए स्पेशल ऑफर आज से आपके लिए, भाई देखो जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसकी फीस मात्र 599 रुपए, और इस 599 रुपए में आपको याद रखिएगा ये जो है सिर्फ आज रात के लिए, ठीक है? आज रात के लिए स्पेशली आपके लिए मैंने करवाया हुआ है 599 रुपए, जिसमें आपको टॉप 100 बैच, क्रैश कोर्स और संजीवनी बैच, ये तीनों चीज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ चैप्टर 1 से शुरू होगा, वन शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल का पेपर, 200 क्वेश्चन, 3 मॉडल पेपर और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का स्पेशल टिप्स भी आपको मिलेगा। और आप सभी अगर टेलीग्राम से अभी शुभम क्लासेस के नहीं जुड़े हुए हो तो जल्द से जल्द जाके पहले टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं हर क्लास के कि कौन सी क्लास कब स्टार्ट हो रही है। और ये वो बुकलेट है जो कि आपको जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा। साथ ही साथ जुड़ने के लिए, जैसा कि आप पूछ रहे थे, तो भाई जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप। कौन सा? जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद 7084817009 पे इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। या फिर आप बेटा धीरे से इस QR कोड को स्कैन करो, पेमेंट करो और 7084817009 पे इसका स्क्रीनशॉट भेजो। 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। क्लियर है? और ये आपका सुपर टाइम टेबल है जिसपे आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं, जहां पे सुबह आपको संजीवनी क्लास, शाम को 5 से 6:45 में हिंदी, SST और इंग्लिश की क्लास है, और 7 से 8:45 में अल्टरनेट डेज पे साइंस और मैथ। अल्टरनेट डेज पे आपको साइंस और मैथ देखने को मिलता है, ठीक है? आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आए, किन किन क्वेश्चन में आपको समस्या है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बेटा पिछले 5 सालों में, 5 से 6 सालों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आप अपने तरफ से भी तैयार करते हुए चलिए। और अगर किसी प्रश्न में आपको खुद से डाउट हो तो आप उन प्रश्न को कमेंट कर सकते हो वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में, तो उन प्रश्नों को आपको फिर से समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।